हम लोग जो अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसका शॉर्ट फॉर्म है एलपीपी। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, और लोगों को एक्चुअली अपॉइंट किया जाता है। जब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी, आई हैड अ सेक्शन वेयर आई कैन स्पेशलाइज स्पेशली इन दिस पार्ट। एलपीपी एलपीपी होता क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? मैथ्स में एक टेक्निक होता है ऑप्टिमाइजेशन सेक्शन, या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बोल सकते हो। उसका एक सबसे इजी और सबसे प्राइमरी पार्ट होता है एलपीपी। देन यू कम्स मोर। आप समझने का कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग इमेजिन करो कि मुझे एक बिजनेस करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि मुझे क्या चीज का बिजनेस करना है, व्हाट कमोडिटीज डू आई वांट टू सेल। सपोज देर आर टू प्रोडक्ट्स आई वांट टू सेल, ए एंड प्रोडक्ट बी। ठीक है, मैंने पहले ये डिसाइड किया, एकदम बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं। मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है एकदम बेसिक। तो मैंने ये देखा कि मुझे दो प्रोडक्ट्स बेचने, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। ठीक है, मैंने मार्केट रिसर्च किया, कितना क्वांटिटीज चाहिए होता है ये सब, कि मैं कौन से सप्लायर से माल लूंगा। ठीक है, देन वेयर एम आई गोना सेल इट एंड एट व्हाट रेट आई एम गोना सेल इट। ठीक है, होलसेल रेट होगा, रिटेल रेट होगा, जो भी होगा। ठीक है, मैंने ये सारा चीज आपका इकट्ठा किया। क्लियर है? इकट्ठा करने के बाद में मुझे ये पता चला कि इसका मेरा कॉस्टिंग जो लग रहा है, ए में एक चीज पे, एक प्रोडक्ट पे मेरा कॉस्टिंग लग रहा है 15 रुपया, और बी का एक प्रोडक्ट पे मेरा कॉस्टिंग लग रहा है 20 रुपया। ठीक है, सारा चीज देखने के बाद मैंने ये देखा कि मेरा एक प्रोडक्ट को खरीदने का कॉस्टिंग 15 रुपए, जो भी उसका एमआरपी होगा लेटर ऑन, और बी का होगा मेरा 20 रुपया। ठीक है यहाँ तक? फिर मैंने ये देखा कि बेचने के टाइम पे अगर मैं बाद में नोटिस किया कि यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है। एक प्रोडक्ट पे इस पे 3 रुपए का, इस पे 2 रुपए का हो रहा है, और सेकंड वाले पे हो रहा है सपोज 3 रुपए का। ठीक है, वापस बोल रही हूँ। आई डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस इन विच आई एम गोना सेल टू प्रोडक्ट्स ए एंड प्रोडक्ट बी। फर्स्ट आई मेट विद ऑल द सप्लायर्स एंड फाउंड आउट कि मेरे लिए सबसे ऑप्टिमाइज, सबसे बेटर कॉस्ट होगा 15 रुपया एक प्रोडक्ट ए का, और 20 रुपया एक प्रोडक्ट बी खरीदने का दाम। फिर मैंने ये देखा कि जो सेलिंग प्राइस या होलसेल या रिटेल रेट जो भी मैं बेचना चाहती हूँ, वो बेचने से मुझे ए का एक प्रोडक्ट पे 2 रुपया का फायदा होगा, और बी का एक प्रोडक्ट पे मेरे को 3 रुपया का फायदा होगा। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि मैं कितना ए का प्रोडक्ट खरीदूं और कितना बी का प्रोडक्ट खरीदूं, सो दैट, अब सो दैट के बाद क्या होगा? जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वी हैव अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड मनी इन हैंड, राइट? ऐसा तो है नहीं कि सरप्लस अमाउंट होता है। हम लोगों के पास एक फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लान होता है कि भाई मुझे इतना इन्वेस्ट करना है फॉर द फर्स्ट टाइम। सपोजिंगली यहाँ पे एक बार के लिए अगर बोले मेरे पास 10,000 रुपए है, बेसिक बात कर रही हूँ, मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए का, तो मैं जो भी प्रोडक्ट खरीदूंगी मैं बाकी पे नहीं खरीदूंगी। ठीक है, बाकी पे नहीं खरीदना, मेरे को ये 10,000 रुपए में से ही खरीदना है। ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम आई कैन स्पेंड ऑन टू बाय माई प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, मेरे को दिखा प्रोडक्ट का 2 रुपए और 3 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं कि आपका जो लोकेशन वाइज है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी खरीद तो रही हूँ। ठीक है, तो आपका ने देखा कि प्रोडक्ट बी में 3 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन खाली ये फायदा देख के ऐसा थोड़ी बोलेंगे खाली प्रोडक्ट बी बेचते रहो, ऐसा तो नहीं होगा। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि मैं जिस लोकेशन में मार्केट अपना दुकान स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, वहां पे ए और बी का डिमांड क्या है। ठीक है, देन मुझे ये देखना है कि मैं जो दुकान खरीद रही हूँ, या जो भी लोकेशन या जो भी प्लेस में मैं ये काम करने का सोच रही हूँ, वहां पे मेरे पास कितना सामान रखने का जगह है। देन आपको ट्रांसपोर्टेशन सोचना होगा। अगर ऐसा है कि ए और बी में से कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स है या आपका पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, तो आपको ये भी देखना होगा कि मैं उतना ही खरीदूं जो 1 या 2 दिन में बिक जाए। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं फॉर डिसाइडिंग हाउ मेनी क्वांटिटी शुड आई बाय। ठीक है, या शुड आई कीप इन माई शॉप।
अब मैं आपको एकदम बेसिक बोल रही हूँ, मैंने पहले आपको बोला मेरे हाथ में है टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000, तो आपको जितना भी प्रोडक्ट खरीदना उस 10,000 में खरीदना पड़ेगा, आप बाकी नहीं रख सकते हो, ठीक है, कि मैं बाद में दे दूंगा, ये नहीं होगा। सेकंड, सपोज मैं जो भी लोकेशन या जो भी प्लेस में शॉप करने का सोच रही हूँ, वहां पे टोटल सामान रखने का 80 पीसेस का ही जगह है, छोटा सा दुकान है, ठीक है, मैं ए और बी मिला के 80 पीस ही रख सकती हूँ, उससे ज्यादा का मेरे पास क्वांटिटी रखने का जगह नहीं है। यहाँ तक ठीक है, दोनों मिला के मैं ए और बी मिला के खाली 80 पीसेस अपनी दुकान में अकोमोडेट कर सकती हूँ। यहाँ तक ठीक है। सेकंड, मुझे ये देखो वेन एवर वी ओपन अ शॉप, सपोजिंगली कि अगर मैंने शॉप खोल रखी है कोई भी बगल में, अब अगर मैं वहां पे एक दिन गई और मुझे कोई सामान चाहिए, मेरे को नहीं मिला, चलो ठीक है, मैं सेकंड टाइम वापस गई, मुझे फिर नहीं मिला, तो थर्ड टाइम अब अगर मेरे को सामान लाना है तो क्या मैं उस दुकान में जाऊंगी, भले वो नियर? नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे को वहां मिलना ही नहीं है, तो मैं पहले से ये माइंड सेट करके रखूंगी ना कि ओके मुझे थोड़ा सा दूर जाना है। जैसे सपोज इंस्टीट्यूट का ले लो, नीचे वो अंकल की शॉप है, आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं वो अंकल, जो भी हम लोग का नीड होता है उसके हिसाब से। अब सपोजिंगली हम लोग गए, ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट एक्स वाई या जेड जो भी है, सपोज आपको कोई स्टिक फाइल चाहिए और वो अंकल नहीं रखते, आपने एक दिन पूछा नहीं था, फिर कुछ दिनों बाद पूछा नहीं था, अब अगर आपको स्टिक फाइल वापस से चाहिए, आप ट्यूशन में बैठे और अभी के अभी चाहिए, तो आपको पता है ना कि आपको उस शॉप में जाना ही नहीं, आपको नहीं मिलता वहां पे, तो आपको डायरेक्ट पता है कि आपको डेली बाजार जाना है, भले वो थोड़ा दूर हो पर आप जाओगे तो वहीं पे। ये नॉर्मल कंज्यूमर मेंटालिटी होता है। क्या चीज कि अगर एक बार कोई शॉप में आपको सारा नीड वाला आइटम नहीं मिल रहा है, यू टेंड टू गो मे बी टू अ फार ऑफ प्लेस, ताकि आपका एटलीस्ट नीड सारा का सारा सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पे फॉल्ट क्या है, ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट शॉपकीपर का ये है कि उनको उनका डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट्स को रखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ए और बी रख रही हूँ, मैंने बोर्ड में लिख रखा है कि मुझे मैं यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट बेचती हूँ, देन आई नीड टू मेक श्योर कि उस एरिया का जो डिमांड है, ठीक है, कोई चलते फिरते आदमी आ गया और उसको नहीं मिला, इस सेकेंडरी, को नियर अबाउट बंदे को नहीं मिलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट, दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस। सो उनको ये पता होना चाहिए कि जिस एरिया में शॉप कर रहे हैं उस एरिया का उन प्रोडक्ट्स का डिमांड क्या है। तो हमेशा अगर मैं ये बोलूं प्रोडक्ट ए का, सर्वे करने के बाद ये पता चला कि प्रोडक्ट ए का जो डिमांड है वो है 10 यूनिट का, कम से कम 10 यूनिट, चलो 50 ले लेते एक बार के लिए, ए का डिमांड है 50 यूनिट का। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे को मेरे शॉप में मिनिमम ए का 50 यूनिट तो रखना ही चाहिए। क्या मैं उससे कम रखूंगी? नहीं, हम लोग ज्यादा, उससे ज्यादा ही रखने की कोशिश करेंगे, पर कम तो रख ही नहीं सकते, वरना यही हो जाएगा जो अभी स्टिक फाइल वाला केस हुआ। फिर आपको बी का पता चला, बी का डिमांड है सपोजिंगली 65 का। यहां तक समझ आ गया सबको? तो मेरा डिसाइडिंग ये 4 रेस्ट्रिक्शंस है, मैं इनको रेस्ट्रिक्शन बोल सकती हूँ एक बार के लिए, कि मुझे इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लेना है कि मैं कितना ए और कितना बी प्रोड्यूस करूं, ठीक है। अब कोई भी बंदा अगर कोई भी काम करता है, कोई भी बिजनेस करता है, व्हाट इज द मेन और अल्टीरियर मोटिव ऑफ इट? प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट? कैश प्रॉफिट। अरे मतलब प्रॉफिट को क्या करना है, खाली प्रॉफिट कमाने से मतलब है नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने से मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, मेरे को मिले यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट। ये जो मैक्सिमम या मिनिमम चीज होता है ना, उसी को ऑप्टिमाइज करना बोलते हैं, ठीक है। इन एवरी बिजनेस वी हैव ओनली 2 मोटिव्स, ईदर टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट और टू मिनिमाइज आवर इन्वेस्टमेंट, कि भाई जो भी डिमांड वगैरह फुलफिल करना चाहते हो, क्वालिटी रेस्ट्रिक्शन जो भी है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों का इन्वेस्टमेंट मिनिमाइज कैसे हो सकता है। या तो हम लोगों का मन में वो होता है, या हम लोगों के मन में मैक्सिमम केसेस में होता है टू प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ये 2 ही मोटिव होता है हम लोगों का बिजनेस में, और कोई मोटिव नहीं होता, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन सभी रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए, मेरा कॉस्ट को देखते हुए, मुझे ऐसे ए और बी के क्वांटिटीज खरीदनी है ताकि मैं अपने बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकूं। क्या ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को?
मैम ये जो आप कॉस्ट लिखा है इसमें प्रॉफिट मिला हुआ है या फिर एक्सक्लूडेड है? प्रॉफिट कॉस्ट में से नहीं आता है? हाँ, तो सेलिंग प्राइस अलग से नहीं लगता। सेलिंग प्राइस को कॉस्ट से माइनस करके प्रॉफिट मिलता है। मैंने आपको डायरेक्ट माइनस करके ही बताया प्रॉफिट 2 रुपए। वही पूछ रहा था, एडेड है वो। अरे बाबा प्रॉफिट लिखा है, ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा। क्या ये सिनेरियो सबको समझ आ गया? हाँ मैम। Isn't it very practical to our life? सब लोग नोटिस, ये मैंने जो बोला बहुत स्मॉल स्केल पे बोला ताकि आप लोग समझ पाओ। वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, राइट? इट कैन बी एस्केलेटेड टू अ वेरी ह्यूज स्टेट इन कंपनीज, इन इंडस्ट्रीज, एवरीवेयर इट इज यूज्ड। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं, सी बिजनेस रन्स विद 2 वेज। पहले होता था इंट्यूशन, जजमेंट, एक्सपीरियंस बेस्ड। अब क्या होता है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल एंड इट्स वेरी टेक्निकल। ऐसे नहीं है कि रिस्क फैक्टर तो चलो होता है, बट ऐसे नहीं कि हाँ यहाँ से इतना ले लो वहां से उतना ले लो विदाउट कंसिडरिंग क्या हो रहा है। रिलेशनशिप बेसिस पे तो नहीं कर सकते, थोड़ा उसको मेंटेन करते हैं, लेकिन एट द एंड क्या करना होता है, टेक्निकली सोचना भी तो पड़ेगा। ठीक है, इन अ स्मॉल बिजनेस इट मे वर्क अ लिटिल ऊपर नीचे, बट इफ यू आर वर्किंग इन अ वेरी लार्ज स्केल, वेरी बिग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कोई भी, तो उसमें ऐसे रिलेशनशिप वाइज या थोड़ा ऊपर नीचे करने से चलता नहीं है। दैट टाइम यू नीड वेरी एक्यूरेट रिजल्ट्स। सो उन सभी चीज में हम लोग ये सब करते हैं। आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि भाई हम लोग थोड़ी दुकान में ये सब करते हैं। ठीक है, यू मे और यू मे नॉट, बट इन सम वेज में हम लोग ने इक्वेशन भले सॉल्व ना करा हम लोग के घर के नॉर्मली बिजनेसेस में, लेकिन you keep it under mind, you keep into consideration all the factors and then you make a rational decision. हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करते स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, लेकिन अगर इट्स अ लार्ज प्लांट तो हम लोगों को वेरी एक्यूरेट रिजल्ट्स का जरूरत पड़ता है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसी सिनेरियो को अब मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूंगी। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं इन्वेस्टमेंट का बात करूं, मुझे क्या ढूंढना है, मेरा अभी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं क्या ढूंढना चाह रही हूँ इस सब में? मैम कितना ए लेना है, कितना ए और कितना बी प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना ए और बी खरीदना चाहिए। सपोज मैं बोल रही हूँ ए को एक्स यूनिट खरीद लो और आप बी का वाई यूनिट खरीदो, तो अब मैं हर रेस्ट्रिक्शन को एक इक्वेशन में बदलूंगी। ठीक है, अब पहला रेस्ट्रिक्शन था कि मेरे पास 10,000 रुपए, ये मैक्सिमम अमाउंट है ना मिनिमम अमाउंट है? मैक्सिमम अमाउंट है। ये 10,000 किस पे इफेक्ट करेगा? कॉस्ट पे इफेक्ट हो रहा है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर ए का एक क्वांटिटी का एक यूनिट का कॉस्ट 15, बी का एक यूनिट का 20 है और मेरे पास मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए है, तो क्या इक्वेशन बनेगा? इक्वल्स टू 10,000। टॉप प्रैक्टिकल, अब आइडियल सिचुएशन नहीं चल रहा है। एग्जैक्ट 10,000 रुपए खर्चा होगा जरूरी है? नहीं, प्लस जेड ले लेता है। जेड नहीं नहीं बाबा नहीं, मैं ऐसे लिख सकती हूँ लेस देन इक्वल टू 10,000, कि भाई या तो 10,000 के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये तो मेरे को बोला है 500 रुपए खर्चा करने दिया, आप उससे ज्यादा का खर्चा करके नहीं आ सकते। आप उससे कम भी कर सकते हो, बहुत खुश घर वाले, आप 500 भी कर सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं कर सकते। समझ आ गया यहाँ तक? हाँ मैम। सेकेंड, क्वांटिटीज को लेके बोला था कि मेरे पास रखने का जगह खाली 80 पीस का है। अब इसको लेके क्या करोगे? वापस बोलो। x plus y is equal to x plus y लेस देन इक्वल टू 80 होगा अगेन, बिकॉज बाकी रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए जरूरी नहीं है ना कि x और y का वैल्यू ऐसा ही आओ जो .80 आ जाए, 5-10 कम भी तो हो सकता है। वो ट्राई नहीं करेगा क्या फुल करने का अपना? ट्राई तो करेंगे, तभी तो मैंने इक्वल टू का साइन भी दिया साथ में। हम लोग सबको मैक्सिमाइज करने का ही ट्राई करेंगे कि पूरा 10,000 का जितना चूज सके उतना चूज ले। 80 रखने का जगह तो जितना ज्यादा से ज्यादा भर सके उतना भर ले। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आपका ऐसा, जैसे ए और बी प्रोडक्ट है, मैंने 80 लिखा है ये ध्यान में रखते हुए कि ओके दोनों प्रोडक्ट का ध्यान में रखते हुए, साइज को रखते हुए, दोनों प्रोडक्ट अलग अलग साइज का भी तो हो सकता है।
ठीक है, हर रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए आंसर मिलेगा, कोई एक रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब आपको बोला ए का डिमांड है 50, मतलब x मोर देन या इक्वल टू 50 होगा। x का वैल्यू 50 या 50 से ज्यादा होना ही पड़ेगा। हाँ, ये रॉन्ग है, फिर दोनों को कम कर रहे हैं। सपोज ये 20 और ये 35, x का वैल्यू 20 या 20 से ज्यादा होना पड़ेगा, और b का डिमांड अगर 35 है, उससे क्या मिलेगा? y को 35 से ज्यादा या 35 होना। क्या ये सारा रेस्ट्रिक्शंस लिख दिया मैंने? हाँ। अब इसमें देखो, ये जो वर्ड था लीनियर, ये मैंने क्यों लिखा था? ओके, अब मेरा मकाम क्या था? मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। अब आप मुझे बता सकते हो, अगर मैं x और y यूनिट कर रही हूँ तो मेरा प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा? मतलब प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है, प्रॉफिट के लिए भी इक्वेशन अगर बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट? AB P1 P2 P of x minus P of 2x वापस देखो, एक यूनिट ए बेचने से मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मैं यहाँ पे कितना यूनिट बेचने का सोच रही हूँ, खरीदने का सोच रही 20 से ज्यादा हूँ? x, x तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? 2x 2x v के लिए 3y, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 2x plus 3y. मैं इसको क्या करने का सोच रही हूँ? मैक्सिमाइज। वो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइज। हमेशा ऑब्जेक्टिव को हम लोग z लिखेंगे। मेरा यहाँ पे प्रॉफिट इज माय ऑब्जेक्टिव, तो मैक्सिमाइज दिस इक्वल टू 2x प्लस 3y। हमेशा कैपिटल Z से ही लिखा जाएगा, कभी और कोई लेटर यूज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो उसको कैपिटल Z नाम देना है। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने Z के पहले मैक्सिमाइज लिख दिया। ठीक है, तो मेरा हाईएस्ट वैल्यू निकालना है ना, कि जितना ज्यादा हो ये सके सारा चीज ध्यान में रखते हुए मैं कैसे Z का मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या चाह रही हूँ? Z का मैक्सिमम वैल्यू क्या ध्यान में रखते हुए? नीचे वाला सारा रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए। तो हम लोग बोलते हैं मैक्सिमाइज Z सब्जेक्ट टू कीपिंग इन माइंड ऑल दीज कंडीशंस, सो सब्जेक्ट टू ऑल दीज रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब आप देखो, इन सभी रेस्ट्रिक्शन में x और y जो वेरिएबल है, कोई भी चीज में, भले ऑब्जेक्ट आपका प्रॉफिट वाला ले लो या नीचे का रेस्ट्रिक्शन ले लो, उन सभी में वेरिएबल का पावर क्या? 1 तो अगर वेरिएबल का पावर 1 होता है तो हम लोग उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। इसीलिए यहाँ पे ये एल वर्ड लिखा है, इट्स लीनियर प्रॉब्लम, बिकॉज हम लोग एक रियल लाइफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने का सोच रहे हैं। अब प्रोग्रामिंग वर्ड क्यों लिखा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रामिंग? कि आप एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन का ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर रखे हो, अब आपको उसी टाइप का अगर कोई सम करना है तो बस डाटा डालो, वो प्रोग्राम रेडी है, एंटर टाइप करते हैं, वो सीरीज ऑफ फंक्शंस होगा और वो आपको आंसर निकाल के दे देगा। प्रोग्रामिंग का मतलब यही होता है, इट्स ऑलरेडी प्री डिजाइन, all the steps are already pre-written in the laptop, in the computer. You just need to enter your data and you will get your desired result if it follows under that program. Agreed? यहाँ पे भी यही होगा, हम लोगों के पास फिक्स स्टेप्स है, हर सम में वही स्टेप करना है। आप एक के बाद एक वो स्टेप फॉलो करते जाओ, एक बार में आंसर आ जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं इट्स प्रोग्रामिंग। हर एक वर्ड का मतलब समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? सो हम लोगों ने क्या लिखा? हम लोगों ने यहाँ पे लिखा मैक्सिमाइज z इक्वल 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू, आपको पहला दिया हुआ था x 15x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 10,000, फिर x प्लस y लेस देन इक्वल टू 80,
x का वैल्यू 20 से या ज्यादा, y का वैल्यू 35 या 35 से ज्यादा। ठीक है, अब सपोजिंगली अगर ये 20 और 35 वाला चीज नहीं होता, अगर सपोजिंगली ये दो नहीं होता एक बार के लिए, तो जो मेरा x और y का आंसर आ सकता है, क्या वो कभी भी नेगेटिव आएगा? नहीं। ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, सॉरी, कितना हो सकता है? 0। जीरो। क्या प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस ही मत करो, वो फिजिबल नहीं। ठीक है, तो हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कि आपका जो रियल लाइफ सिचुएशन का बात कर रही हूँ, जब हम लोग नॉर्मली पहले ऐसे सम सॉल्व करना सीखेंगे तो हो सकता है कुछ और दिया हो, पर कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में नेगेटिव आंसर्स आते ही नहीं। बिकॉज आप क्या बोलोगे, आप कोई क्वांटिटी या कोई नंबर ऑफ कार्स या अमाउंट, यही सब के बारे में तो बात कर रहे हो कि इनमें से कोई भी चीज नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमेशा अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो मैथमेटिकली, तो x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हर बार आएगा ही आएगा। मैंने इस बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी आपने लिख ही लिया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, y ग्रेटर देन इक्वल टू 35, तो x और y का वैल्यू 0 या नेगेटिव आने का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए मैंने अलग से उसको नहीं लिखा। वरना हर एक सम में ये वाला रेस्ट्रिक्शन तो फिक्स्ड ही है, ये तो हो गए, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपका नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, कम से कम 0 आ जाएगा पर उसके बाहर नहीं आ सकता। ये समझ आ गया? हाँ। अब हम लोग का नाम दिया हुआ है इन सभी चीज को, जिस भी फंक्शन को आप मैक्सिमाइज मतलब ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो, मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज, दोनों एक्सट्रीम। आप जैसे प्रॉफिट फंक्शन है तो मैक्सिमाइज करोगे, अगर इन्वेस्टमेंट है आप मिनिमाइज करना चाहोगे। ठीक है, तो आप अगर ऑप्टिमाइज जिस भी फंक्शन को करना चाहते हो, वेदर यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट और यू वांट टू मिनिमाइज योर इन्वेस्टमेंट, उसके बोला जाता है, इसे बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसका नाम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इसको हमेशा नामकरण z से ही किया जाएगा और किसी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, देन द रेस्ट्रिक्शंस दैट आर रिटन हियर, ये वाले, ये चारों रेस्ट्रिक्शन को आप बोल सकते हो लीनियर, क्योंकि सब लीनियर है। कॉन्स्ट्रेंट्स रेस्ट्रिक्शन का फैंसी नेम है, आप कई बार रेस्ट्रिक्शंस भी बोलते हो। अब इसमें से एक रेस्ट्रिक्शन जो है वो क्या है, स्पेशल है, ये वाला, ये आपको बोलता है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, मतलब आपका जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। हर बार आपका लीनियर एलपीपी प्रॉब्लम, एलपीपी जो होगा, जो सम होगा, वो ऐसा ही दिखेगा, हमेशा सबसे ऊपर लिखा जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और हमेशा उसमें आपको बताना है कि आप उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो या मिनिमाइज करना चाहते हो। सब्जेक्ट 2 के बाद में सारे कांस्टेंट आ सकते हैं, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कहा जाता है लीनियर रेस्ट्रिक्शंस या कांस्टेंट, जिसको ध्यान में रखते हुए आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालते हो। एंड अगर कोई प्रैक्टिकल लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो प्रॉब्लम में, तो x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा आएगा ही आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। समझ में आया? मैम ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया जिस भी चीज का फाइन, जो आप क्या करना चाहते हो बिजनेस में, एट द एंड योर मोटिव इज टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, वो जो फाइनल मोटिव आपका है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। मतलब या तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट या मिनिमाइज और मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट, ये दो ही काम होता है बिजनेस में। मैम मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट का इक्वेशन क्या होगा? मतलब मैम, नीचे का नहीं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप बोला। हाँ, तो मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट का इक्वेशन क्या होगा? वो इस क्वेश्चन में तो होगा ही नहीं। आपको अगर मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट बोला तो उसका क्वेश्चन भी अलग होगा, सिनेरियो अलग होगा, ये क्वेश्चन में नहीं होगा वो भी जेड से रिप्रेजेंट होगा। हाँ, हमेशा जेड, और कोई नाम नहीं देंगे हम, करेंगे हम लोग सारा वेराइटीज। बोलो Now 15x plus 20y is less than equal to 10,000 minimum demand वाला का इक्वेशन नहीं हुआ? मिनिमम डिमांड का नहीं हो तो इन्वेस्टमेंट का है ना। सॉरी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट का। हाँ, लेकिन यहाँ पे मुझे उसको मिनिमाइज नहीं करना है, मैं तो वहां पे चाह रही हूँ कि मैं पूरा 10,000 का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकूं, मैं वहां पे मिनिमाइज करना कहाँ चाह रही हूँ।
मेरे पास 10,000 रुपए है तो मैं बाकी सभी चीज को ध्यान में रखते हुए ये करूंगी ना कि 10,000 का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सके, उसको मिनिमाइज करना कैसे बोल सकते हैं। ओके मैम। मिनिमाइज करने का तो फिर हो गया तो खर्चा ही मत करो फिर तो। जब मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या होगा कि आपका ए से यहाँ लाने का खर्चा इतना है। सपोज आप ए बी सी 3 जगह जहां से आप सप्लाई ला सकते हो, तो ए से लाने का खर्चा इतना है, ए से आने का टाइम इतना है, बी से लाने का खर्चा इतना है, बी से आने में इतना टाइम लग रहा है। तो आपको रेस्ट्रिक्शंस में भी ये सब बोला हुआ रहेगा। तो अब आप उन सबको ध्यान में रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज करोगे। जैसे प्रॉफिट में ये रेस्ट्रिक्शंस था, जब इन्वेस्टमेंट मिनिमाइज होगा तो रेस्ट्रिक्शन भी उसके अनुसार होगा। ठीक है, आप लोग पहले ये स्ट्रक्चर लिखो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलपीपी मॉडल लिखो सब लोग। हम एलपीपी का सब कुछ ग्राफ कॉपी में ही लिख सकते हैं ना? नहीं, ग्राफ जब यूज होगा अभी नॉर्मल कॉपी जो आप लोगों के पास लैंडस्केप कॉपी है उसमें लिखो। जब आप लोग को ग्राफ कॉपी में से मैं पेज फाड़ फाड़ के वहां पे चिपकाऊंगी, ग्राफ कॉपी साथ में कैरी नहीं करना वैसे क्लास में। अभी आप लोग रखो, जब इसको सॉल्व करना होगा तब मुझे ग्राफ चाहिएगा, मैं बोल दूंगी आप लोगों को, ड्राइंग उसमें करना। लिखने का सारा काम कॉपी में, सारा लिखने का काम कॉपी में। जब ग्राफ का यूज होगा मैं बताऊंगी। मैं अभी कॉपी में उतार लेना। हाँ छाप लो। मैम बोलिए। मैम इसमें ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, लेकिन उससे मतलब इसमें तो 2x + 3y का कोई ऐसे वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना साइड में, तो उससे मतलब मेरा इस तीनों देखो इक्वेशन। सपोजिंगली मैंने 4 सिचुएशंस निकाला कि आप x का वैल्यू 10, y का 20 ले सकते हो, आप x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 7 ले सकते हो, x का 20, y हाईएस्ट का। वाला उनको लेना होगा। हाँ, तो अब ये 3-4 सिनेरियो मेरे को ऑन एन एवरेज, जैसे ये जो नीचे का रेस्ट्रिक्शन है, हर बार जरूरी नहीं है ना कि आपको यूनिक सोल्यूशन दे। इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ सोल्यूशन, 4, 5, 6, इनफाइनाइट, कुछ भी दे सकता है वो आपको। ठीक है, अब उनको आप z में पुट करके देखो किससे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, आप उसको चूज कर लेना। ठीक है मैम। हम कैपिटल जेड स्मॉल जेड किसी से भी कर सकते हैं या फिर हमेशा कैपिटल जेड से? हमेशा कैपिटल से। सबका हो गया? हाँ मैम। ओके, इसमें थ्योरी भी चाहिए होता है तो थोड़ा सा लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हेडिंग अंडरलाइन कर लो। क्या होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन? रियल लाइफ में यूज होता है, कुछ भी, पूरा सीन ही रियल लाइफ में यूज जिसको होता है। मैक्सिमाइज कर, जिसको मैक्सिमाइज या जिसको मिनिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है,
क्योंकि हम लोग लीनियर, देखो अभी इसको जो मैंने क्यों बोला इट इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि हर बार जो रियल लाइफ कंडीशंस होते हैं जरूरी है वो लीनियर ही हो, कभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं आ सकते आपके इक्वेशन। आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने अभी जो हम लोग ने स्ट्रक्चर पढ़ा है वो सिर्फ उन्हीं कंडीशंस का पढ़ा है जब आप सिनेरियो में खाली लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो, बट एक्चुअली जरूरी नहीं है कि खाली लीनियर इक्वेशन ही फॉर्म हो, और भी अलग अलग इक्वेशंस हो सकते हैं विच यू लर्न इन द लेटर स्टेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। सो पहला है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द लीनियर फंक्शन z, द लीनियर फंक्शन capital Z which is to be maximized or minimized in an LPP model, in an LPP model is known as मैम मिनिमाइज क्यों है इसमें? Z तो कुछ भी हो सकता है, अगर प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन होगा, इन्वेस्टमेंट है तो मिनिमाइज का क्वेश्चन होगा। लॉस का नहीं होता क्या मैम? किसका लॉस? आप लॉस क्यों करना चाहोगे अपने बिजनेस में? कम कर, नहीं हाँ क्यों? लॉस Sorry. कम करना चाहते हो आप? नहीं, अगर नहीं, लॉस हाँ। हो रहा है तो बिजनेस बंद कर दो। लॉस समझ हो गया। गया तो वो प्रॉफिट ही माइनस में हो जाएगा ना। Loss होना से- ही नहीं चाहिए ना, अगर वैसा आ रहा है इसका मतलब जो भी आप कंडीशंस कर रहे हो वो फिजिबल ही नहीं है, यू Wrong शुड है। नॉट स्टार्ट द बिजनेस। हाँ, So which is to be maximized or minimized in an LPP model is known as objective function. ये आपका प्राइमरी पर्पस बताता है कि हम लोग पूरा कार्यक्रम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, मोटिव क्या हम लोगों का इसके पीछे, सब कुछ इस Z के लिए ही कर रहे हैं हम लोग जो भी नीचे कर रहे हैं, ठीक है? जैसे आप लोग इतनी शिद्दत से पढ़ रहे हो, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का मोटिव क्या है, फाइन बाद में एडमिशन या फिर मार्क्स लाने का। सो दैट्स योर अल्टीरियर मोटिव जिसके लिए आप लोग अभी पढ़ रहे हो। तो ये Z वो लास्ट अल्टीमेट मोटिव है आपका। नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट्स, क्या चीज है शान? मैम मिनिमाइज कब होगा? जब कॉस्ट का बात हो रहा हो, पैसा अगर हम लोग के साइड से लग रहा है तो उसको मिनिमाइज करना है, अगर पैसा हम लोगों को मिल रहा है जो प्रॉफिट होता है उसको मैक्सिमाइज करना है। ओके ठीक है मैम। कॉन्स्टेंट्स लिखो, द इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस। मैम बोलिए। तो मैम हम लोग जब इसमें z निकालेंगे तो दैट मींस दैट विल बी द आइडियल कंडीशन ना? आइडियल नहीं होगा, आइडियल तो क्यों होगा? मतलब जरूरी थोड़ी ना कि हम लोग जब रियल लाइफ में स्टार्ट कर थे वही नंबर्स से निकाले, मतलब वो तो हम लोग ये कंडीशंस को अगर हम लोग सेटिस्फाई करेंगे तो उससे हम लोग को बेस्ट प्रॉफिट मिलेगा, फिर बेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा ना हम लोग का। हम लोग को जब मिलेगा एक्स और वाई का आंसर, ये हम लोग काम ही इसीलिए कर रहे हैं ना कि हम लोग वो काम करें जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो अगर मुझे वो रिटर्न में बोल रहे हैं कि ए का 15 और बी का सपोज 17 यूनिट खरीदो, तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगी, मैं ऑब्वियसली वही खरीदूंगी ना। ठीक है मैम। ऐसा हो गया कि कोई बाद में पैरामीटर बदल गया, या फिर अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोगों ने लिया, जैसे अगर आपका 15 पॉइंट्स कुछ आया था और आपने 15 ही ले लिया, तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, अदरवाइज तो हम लोग वही चाहेंगे, क्योंकि इसमें कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, दिस इज एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा ऊपर नीचे तभी होगा अगर आपने इनइक्वालिटीज में या जो वैल्यूज यूज किए वो अप्रोक्सीमेट है। हाँ मैम समझा। The inequalities or equations in the variables of a LPP which describes the conditions or the restrictions
under which the optimization is to be accomplished. Last, non-negativity restriction. इसका डेफिनेशन का जरूरत नहीं है. कौन सा इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग? ये लास्ट वाला जीरो नहीं होना चाहिए. Comma y is x, not comma equal. y y is is greater than less equal to equal or greater. done. Okay. अब before moving forward to the actual chapter, I don't presume कि आप लोगों को पहले का कोई भी ग्राफ. मैम एक बार बोलो. बैक करके दिखाइए ना. बैक. मैं ये नहीं सोचती कि आप लोगों को पहले का कोई भी इक्वेशन का ग्राफ या थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज सिखाया गया होगा आप लोगों को वो याद होगा. तो विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड विल मूव आवर वे फॉरवर्ड. अभी कुछ ग्राफ में नहीं बनाना है, नॉर्मल पेंसिल से अपना कॉपी में या पेन से अपना कॉपी में बना सकते हो. जब एक्चुअली ग्राफ एक्यूरेसी मेरे को चाहिए होगा तब मैं बोलूंगी आप लोगों को. टेंशन मत लो. हटा दूं प्रियांशु? हाँ हाँ मैम. अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम लग रहा है? समझ आ रहा है हम लोग किस डायरेक्शन में जाने का कोशिश कर रहे हैं? हम लोग स्टार्टिंग थोड़ा सॉल्विंग से करेंगे, देन विल मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस. ठीक है? ओके. खाली देखो एक बार के लिए शांति से ग्राफ्स, क्योंकि ये ड्रॉ करना आना जरूरी है. सबसे पहला, आपके पास क्वाड्रेंट अगर है, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4. पहला वाला में क्या प्लॉट होता है? प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस. सेकंड में? माइनस माइनस प्लस. थर्ड में? माइनस माइनस माइनस. फोर्थ में? प्लस माइनस. बढ़िया. नंबर 2, what will be the equation of x-axis? x, y is equal to 0. y equals to 0. y. इक्वेशन का मतलब होता है उसका खासियत. तो हमें क्या पता है x एक्सिस का खासियत क्या है? उसके ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है. सेम इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा? x equals to 0. 0. x इक्वल टू 0. थर्ड, अगर मैं आपको बोल रही हूँ एक बार के लिए, थर्ड के लिए मैं जगह छोड़ रही हूँ, फोर्थ बाद में लिखना एक बार में. मैंने आपको बोला सब कुछ 2 वेरिएबल का होगा, कोई भी सिंगल वेरिएबल नहीं है. ठीक है? मैं आपको बोल रही हूँ y इज इक्वल टू 2. आप मुझे इसका ग्राफ बना के दो. कैसा होगा इसका ग्राफ? Parallel to y x. एक्सिस पे होगा. मैम x एक्सिस के पैरेलल होगा. ओके. y इक्वल टू 2 बोला तो y एक्सिस पे 2 यहाँ पे. तो क्या मैं इस पॉइंट को बोलूंगी? ये नहीं, लाइन होगा. नहीं. लाइन होगा. कैसा नहीं, लाइन वो होगा? लाइन होगा x एक्सिस के Parallel line. पैरेलल. पैरेलल टू x एक्सिस. इस लाइन को बोला जाता है y इक्वल टू 2. क्यों? क्योंकि इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, इन सभी के ऊपर y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 होगा. x का कोऑर्डिनेट बदलते जाएगा. तो अगर मैं बोलूं y इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये कैसा लाइन है? इट इज अ लाइन Parallel to x axis. सेम तरीके से x इक्वल टू कांस्टेंट क्या होगा? y एक्सिस से पैरेलल है. Parallel to y axis. y axis. तो अगर हम लोग बनाते हैं फॉर एग्जांपल y x इक्वल टू -2, लेफ्ट साइड में पैरेलल होगा. आप पहले तो x के ऊपर में -2 प्लॉट करते हो. ये अगर -2 है तो आपका जो लाइन होगा ऐसे पैरेलल. ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -2.
क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, हाँ ma'am. ये सब आगे चाहिएगा, हाँ, वो हीरो नहीं बनना सब लोग। नेक्स्ट, अगर मैं एक इक्वेशन दे दूं आपको, सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 6, सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? x equals to 6 minus y. नहीं, सुनो मैं क्या चाह रही हूँ, जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया गया, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, डू यू अग्री? Ma'am. हाँ अगर आप इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हो तो ये आपको क्या देगा? Infinite line. वापस बोलो। Ever ending line. अगर मैं इस इक्वेशन को ग्राफ में ड्रॉ करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? हम x और y का Straight पॉसिबल line. आंसर्स। या फिर infinite point. उससे Straight line होगा. थैंक यू। बाप रे, आप लोग को 12 में किसने भेजा? ग्राफिकली अगर आप x प्लस वाई इक्वल टू 6, आपने जो सोल्यूशंस बोला उसके लिए मुझे ग्राफ क्यों चाहिए? मैं ऐसे सोल्यूशन ढूंढ सकती हूँ। मैं अगर उन सोल्यूशंस को ग्राफिकली प्रोड्यूस करती हूँ, सी जब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होता है तो आपको मिलते हैं उसके सोल्यूशंस, ठीक है? सोल्यूशंस का दो मतलब होता है, एल्जेब्रिकली वो ये करते हैं जो सैटिस्फाई करता है आपका इक्वेशन, एंड ग्राफिकली उसका मतलब क्या होता है? द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द लाइन। क्योंकि अगर आप एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ड्रॉ करते हो, ग्राफिकली इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन। हर एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है, एक यूनिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, अगर मैं आपको एक पॉइंट दूं तो आप कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो उस पॉइंट से? Infinite. इनफाइनाइट, ऐसे करते चले जाओगे। अगर मैं आपको 2 पॉइंट दूं तो कितना लाइन बनेगा? एक लाइन खाली। एक ही बनता है। तो अगर आपको एक यूनिक लाइन बनाना है तो कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 तो आप लोगों को 9 या 10 में जब भी ड्रॉ करवाते थे तो हमेशा बोलते थे 3-4 लो, बिल्कुल जरूरत नहीं, हम लोगों को 2 चाहिए। एंड क्योंकि मुझे ग्राफिकली काम है, आई ऑलवेज एडवाइज सबसे पहले फ्रैक्शन एक तो अवॉइड करने का कोशिश करो, ठीक है? लेकिन अगर आपको पहला प्रायोरिटी करना है, हमेशा पहले x को 0 लो, y का वैल्यू कितना आएगा अगर आप इक्वेशन में डालते हो तो? 6. आप y को से 0 लो, 6. ये 6 हो जाएगा। हमेशा पहले ये 0 वाला वैल्यू ही लेना। अगर 0 लेने से आपको ऐसा है कि कोई नेगेटिव या मतलब कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, सिर्फ तभी मत लेना, वरना हमेशा आप ये 0 वाला ही पॉइंट लेना। ड्रॉ करने में आसानी रहता है और आपका ग्राफ जो है वो एकदम परफेक्ट बनता है। मैंने अभी ऐसे ड्रॉ कर दिया, हम लोग जब सम्स करेंगे पूरा एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ करेंगे। ये 0,6 हो जाएगा। सो दिस लाइन विल रिप्रेजेंट x प्लस वाई इक्वल टू 6। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पहले हम लोग प्लॉट करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, हम लोग लाइन को ज्वाइन करते हैं, उन दोनों को ज्वाइन किया जाएगा और उसका इक्वेशन लिखते हैं कोई भी एक कॉर्नर पे। ये सारा काम पहले किया जाता है, ठीक है? इसमें एक ऐड कर रही हूं, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैसा दिखता है? अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है वो हमेशा कैसा दिखेगा? x, 0. समथिंग कॉमा 0। वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है वो कैसा दिखेगा? 0, y. जैसे यहाँ पे था 6,0 यहाँ है, 0,6 यहाँ है। ध्यान रखना कोऑर्डिनेट ऐसे बन रहे हैं कॉलम वाइज। अगर मैं इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दूं आपका, जिससे सपोज फ्रैक्शन आ रहा हो 5x
अब मुझे अगर इक्वेशन लेना, मैं पहले हमेशा 0 ही लूंगी। अब अगर मैं x को 0 लूं तो क्या हो रहा है, 20/7 y 20 by फ्रैक्शन आ रहा है, 7 वो इग्नोर करो फिर, तब हम लोग 0 नहीं ले रहे। अब y को 0 लो। x 4 आ रहा है। 4 आ अब रहा है मुझे मैम। एक और ढंग का वैल्यू चाहिए, सोचो, जिसमें फ्रैक्शन ना हो रहा। थिंक आता है ना आप लोग को ये सब करना? मुझे बताना है इसका प्रोसीडियर क्या, आप कैसे सोच रहे हो? मैम x को -3 को 7 हम 7 को 5, y को 5 ले लेगा हाँ, ये क्यों किया? हम, क्योंकि 7 5 से 35, तो फिर 20 और 35 देखो 20 से 15 आपका आ गया। एक नंबर जो है वो 5 है। अगर आपको 5 से डिवाइड करना है तो राइट हैंड साइड में नंबर क्या होना चाहिए, या तो 0 से एंड होना चाहिए या तो 5 से एंड होना चाहिए। तो आप ऐसा y लो जिससे आपको सिंप्लीफाई करके लास्ट में 0 या 5 मिले। अब 7 का टेबल में 10 लेने से ही 0 आएगा, तो वो तो बहुत दूर हो जाता है। आप वो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट आ रहा है। या फिर आप कुछ ऐसा लो जिससे 5 आता हो। अब 7 का टेबल में 5 कब आता है? 5 जा 5 तो तो 35 35 को उधर भेजो, x का वैल्यू कितना आएगा? -3। -3। तो अब हम लोग इसको प्लॉट कर पाएंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट मैं क्या प्लॉट करना चाहूंगी? 4, 0 4 0 40। तो कहाँ होगा 40? x पे ये हो गया आपका 40। सेकंड पॉइंट क्या है? -3, -3,5 ये हो गया मेरा -3, ये है -3,5। पॉइंट्स प्लॉट किया, अब ज्वाइन करना है। इक्वेशन लिखना है। ये हो गया मेरा इक्वेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? अब आप लोग ने पहले ये पढ़ा है, सुना हुआ है, इस लाइन पे ऊपर जो भी मैंने अभी ड्रॉ किया, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, कितने पॉइंट्स आएंगे पहले तो? इनफाइनाइट पॉइंट्स। उन सभी पॉइंट्स को मैं क्या बोल सकती हूँ इस इक्वेशन का? सॉल्यूशन। Solution. Do you all agree on that? All the points that lie on the line satisfies the given equation. किसी को भी प्रॉब्लम यहाँ तक? ना। मुझे वही 10 लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी 16 क्या कर रहे हैं, सो गए हो? एक एक जन को क्लास में समझ आया है? ओके, पहले ये लिखो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगी। हटा दूं मैं? मैम 1 सेकंड। मैम ऊपर में स्टार मार के लिखे है क्या? हाँ, वो बुलेट कुछ भी लिख दो, 1 2 3 नोट। ठीक है। सबका हो गया? ओके। अब ये तो था इक्वेशंस। अब आते हैं हम लोग इनइक्वालिटीज में। इनइक्वालिटीज का मतलब हो गया जब इक्वेशन इक्वल साइन के जगह आपका लेस देन या मोर देन होता है। ये चैप्टर पहले 11 में होता था, बट अप्लाइड में नहीं है, जबकि चाहिए आप लोगों को ये। इनइक्वालिटीज में क्या होगा, जैसे सेम इक्वेशन का ही बात करते हैं।
x लेस देन इक्वल टू 2। हम लोगों को ग्राफ किसका बनाना आता है? x is equal to 2. equals to x 2. इक्वल टू 2 का, तो मैं भी x इक्वल टू 2 का यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगी पहले। तो x इक्वल टू 2 अगर आप बना रहे हो तो वो Y से ये लाइन parallel होगा, ये लाइन हो जाएगा। सो दिस इज माय लाइन x इक्वल टू 2। अब मैंने यहाँ पे सॉलिड लाइन इसलिए बनाया है क्योंकि इक्वल्स टू का साइन था। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगी। वापस बोल रही हूँ, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है इसलिए मैंने ये x इक्वल टू 2 का सॉलिड लाइन बनाया। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो आप डॉटेड लाइन बनाते हो। डन यहाँ तक। अब ये जो x इक्वल टू 2 वाला लाइन है ये पूरा कार्टेशियन प्लेन को दो टुकड़ा में बांट रहा है, एक जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में लाइन के और एक जो उसके राइट हैंड साइड में। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। अब उसे बोला जाता है प्लेन सरफेस, या तो लेफ्ट साइड वाला लोअर प्लेन या तो राइट हैंड साइड वाला अपर प्लेन। बोलो तितिक्षा। मैम ये x से आप बोलते हैं जब डॉटेड लाइन बनाएगा तो मैम जब x लेस देन 2 होगा तो हम लोग फिर 1 पे भी बना सकते हैं क्या फिर डॉटेड लाइन? नहीं, 2 पे ही बनेगा, बस बनेगा डॉटेड। जैसे हम लोग इंटरवल में 1,2 ओपन इंटरवल नहीं लिखते थे, इसका मतलब क्या होता है? 1 के इमीडिएट बाद 1.0000001 ले सकते हो, पर लिखते वक्त तो 1 का ही हेल्प लेते थे, बस राउंड ब्रैकेट लगा देते थे कि 1 मत लेना। सेम चीज है, हम लोग लाइन बनाएंगे 2 पे, बस डॉटेड बनाएंगे ये बोलने के लिए कि इस लाइन के ऊपर वाले को मत लेना। हाँ समझ गए। ठीक है। तो ये जो लाइन है आपका, फिलहाल जब भी इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना होता है हम लोग पहले उसको इक्वल टू लेके इस लाइन या जो भी बन रहा है उसको बना। अब जैसे अगर ये एक ही लाइन है तो मेरा पूरा ग्राफ जो हो रहा है वो दो टुकड़े में बट रहा है, एक जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में और एक जो उसके राइट हैंड साइड में। तो मेरा जो आंसर होगा वो उन दोनों में से कोई एक होगा। x plus 2 बांट रहा है ना? हाँ, x इक्वल टू 2 बांट रहा है। हाँ, x इक्वल टू। ठीक है। अब मेरा जो आंसर है वो या तो लोअर प्लेन लेफ्ट हैंड साइड या अपर प्लेन राइट हैंड साइड वाला प्लेन होगा, कोई एक होगा। अब इसको चेक कैसे करते हैं? आप दोनों साइड में से कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा लो, किसी भी साइड का कोई भी एक पॉइंट बोलो जो या तो लेफ्ट साइड में है या तो राइट साइड में। 1,0 पॉइंट बोला मैंने, 0,0 ले सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले से है। अब उसको आप इस इनइक्वालिटी में डालो तो खाली x का ही डालने का जगह है, तो अगर आप डालते हो at 1,0 इस इनइक्वालिटी में अगर डालते हो, खाली x का वैल्यू डालने का ही जगह, y का वैल्यू डालने का जगह है ही नहीं, तो आपको मिलेगा 1 लेस देन इक्वल टू 2। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? ट्रू है। तो जहां से आपने इस पॉइंट को उठाया है आपका सोल्यूशन जो है वो उसी साइड होगा। दिस इज योर सोल्यूशन, ये एंटायर रीजन। और हम लोग खाली इतना ही लिखते हैं, द शेडेड एरिया या द शेडेड रीजन इज द सोल्यूशन। इनइक्वालिटी में जरूरी नहीं है कि आंसर एक पॉइंट है, आंसर इनफाइनाइट भी हो सकता है, बिकॉज ये अगर रीजन ले रहे हो तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है। अब अगर मैं वही पहले देख लो शांति से, अगर मैं बोल रही हूँ y ग्रेटर देन -3, ठीक है, तो पहले हम लोग ग्राफ बनाते वक्त किसका ग्राफ बनाएंगे? y इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -3 का बनेंगे, जो होगा यहाँ पे ये -3 है। तो इस बार मेरा लाइन जो है वो कैसा बनेगा? डॉटेड लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन हो गया y इक्वल टू -3। अगेन ये लाइन आपका दो टुकड़ा ही कर रहा है ना? हाँ। अब कोई भी एक पॉइंट ले लो जिस टुकड़ा का अच्छा लगे। 1,0 1,0 1,2 जो भी ले लो वो ऊपर ही लाई कर रहा है। सो एट 1,0 आप डालो इनइक्वालिटी में कितना आएगा? 1 नहीं होगा, y का वैल्यू डालना है। 0 होगा। सही है। तो सही है। तो शेडिंग किधर होगा? ऊपर वाला साइड में, ऊपर वाला साइड में होगा।
सुनो, इसमें ना अपना सारा आर्टिस्टिक इंसान को अंदर से मत जगा लेना कि पूरा जेन्युइनली शेडिंग करने चलेगा। शांति से ऐसा लाइन दे देना, हल्का हल्का, पूरा घस नहीं देना पेंसिल को, ठीक है? आप लोगों को जो शौक चढ़ता है ना ऐसे पूरा शेडिंग कर देते हैं, ये सब नहीं करना प्लीज, गंदगी नहीं मचाना। एलपीपी में जितना सुंदर होगा उतना अच्छा, ठीक है? अगर x के ऊपर दो इनइक्वालिटी हुआ तब? मैं वापस बोलूं? मैम जैसे कि x अगर ग्रेटर देन -2 और स्मॉलर देन 2 होगा तब क्या करेगा? आ रहा है, अभी तो मैं शुरू कर रही हूँ, मैं एक इक्वेशन से स्टार्ट कर रही हूँ, हम लोग 3-4 तक जाएंगे, डोंट वरी। मैम बोलिए। मैम अगर अभी y ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होता तब मतलब डॉटेड लाइंस नहीं आता? डॉटेड लाइन की जगह सॉलिड लाइन आता। दोनों में फर्क ये है कि जब मैं इक्वल टू का साइन नहीं है तो आप उन पॉइंट्स को नहीं ले सकते जो इस लाइन के ऊपर है, और अगर लाइन सॉलिड होता है तो लाइन के ऊपर का पॉइंट को भी ले सकते हो आप। ठीक है। यूजुअली अगर डॉटेड होता है ना तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप लाइन को टच मत करो, थोड़ा सा पहले ही छोड़ दो, यूजुअली ऐसा बोला जाता है, बट डॉटेड लाइन बना हुआ है इसका मतलब वही होता है। ये हो गया आप लोगों का? हाँ मैम। ये लिखे क्या? हाँ लिखने आपके लिखने का ही वेट कर रहा है। हो गया। मैम नहीं हुआ। हो गया मैम। सबका हो गया? हाँ मैम। हाँ मैम। ओके नेक्स्ट। अब अगर मैं थोड़ा सा इक्वेशन को हाई लेवल करती हूँ, हल्का सा एकदम से x + 2y < 6, तो हम लोग सबसे पहले ग्राफ किसका बनाएंगे? x + 2y x + 2y = 6। बनाओ सब लोग, बनाओ सब लोग x + 2y = 6 का ग्राफ। बना लिया मैम। ओके सबसे पहले बॉक्स में कौन आएगा? 0, 3 और 6 x और y 0, 3, y अगर 0 है तो x 6, तो आपका 0, 3 यहाँ पे है कहीं पे, 0, 6, 6, 0 यहाँ कहीं होगा। आप लोग ढंग से बनाना। तो ये आपका लाइन x + y x + 2y = हमेशा इक्वल टू वाला ही इक्वेशन लिखा जाएगा। ये आपका हो गया 0, 3, ये हो गया आपका 6, 0। अब जो पूरा इक्वेशन है ये वाला है, अब ऊपर और नीचे आप कौन सा पॉइंट प्लॉट करोगे? मतलब आपको एक पॉइंट प्लॉट करना होगा ना, तभी तो पता चलेगा कौन सा साइड शेड करना है। 1, मैम नीचे वाला करके देख लेता है। ओरिजिन ले लो ना, 0, सबसे इजी है। आप डालो उसमें कितना आएगा? 0 is less than 6. 6 0 is less than 6। ट्रू या फॉल्स?
ट्रू ट्रू तो इसके नीचे का शेडिंग होगा। क्या ये क्लियर है? मैम हम लोग बस यही लिखते हैं कि the solutions are in the shaded अभी region. स्टार्ट किया है स्टेप बाय स्टेप, सम तो बहुत दूर, उस सम में जो जो रिक्वायरमेंट मेरे को चाहिए मैं पहले वो आपको सिखाते ले जा रही हूँ। सबका हो गया? हाँ एक सेकंड हाँ मैम। ओके, जिसका ये हो गया आप लोग ये कर लो ना। हो गया 3x minus 2y less than equal to 24. क्या आया डब्बे में? होगा x to minus 12y -12 80 80 बनाइए आप लोग डायग्राम। आपका लाइन कौन सा क्वाड्रेंट में? नीचे अगर लेफ्ट वाला राइट वाला फोर्थ बोलता है क्या बताया उसको? था फोर्थ वाला 0 minus 12 ये हो जाएगा 80 इक्वेशन 3x minus 2y equal 24। अब आप लोग चेक करके मेरे को बताओ शेडिंग ऊपर होगा नीचे। आप ओरिजिन डालो तो 0 लेस देन इक्वल टू 24 ट्रू आ रहा है। मैम हम लोग ओरिजिन क्यों डाल रहे हैं? कोई भी ले लो, ओरिजिन डालने में इजी तो होता है। अलग अलग Calculation डालेगा तो अलग अलग होगा। सबका सेम आएगा, आप कुछ भी रैंडम पॉइंट ले लो, जो मन में आए आपका वो ले लो। बस ये देखना वो कौन सा रीजन में, ये ध्यान रखना लाइन के ऊपर का पॉइंट नहीं लेना है, या तो उसके नीचे का या ऊपर का लेना, आपको जो अच्छा लगे आप लेके देखो। आप -0, -2 डाल के देखो, ऊपर ही है वो भी। मतलब नीचे का 4 नहीं लेस देन लेना इक्वल है? टू 20। मतलब क्या? नीचे का पॉइंट नहीं लेना है? कोई भी एक रीजन का पॉइंट ले लो, आप नीचे का ले लो, नीचे का कोई एक पॉइंट बताओ मेरे को। 10,0 ले सकते हो? हाँ नीचे है ना, डालो 10,0। तो वो नहीं 30 लेस देन इक्वल टू 24 फॉल्स हाँ। आएगा। अगर फॉल्स आ रहा है तो उस साइड शेडिंग नहीं करना है, ऑपोजिट साइड शेडिंग करना है। अच्छा तो अल्टीमेटली शेड वहाँ ही हाँ, होगा। कुछ भी लो, कोई भी इंसान कोई भी पॉइंट ले, आंसर सेम आएगा। This will be your shaded area. क्या ये ठीक है? हाँ हाँ मैम। ओके, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ओके, कंटिन्यू ना नेक्स्ट क्लास।